हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माय फ्यूचर 10G। आज हम आप सभी के लिए बिहार शिक्षक भर्ती 4.0 इसके लिए जो साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आए हैं। ये जितने भी क्वेश्चन हैं टोटल बिहार के किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं। इसके साथ साथ कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट आ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देख लीजिए यहाँ पे जो है टोटल 50 क्वेश्चन होंगे और ये जितने भी क्वेश्चन हैं टोटल जो है आपके एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, क्लोरोफिल में कौन सा तत्व पाया जाता है? बताइए क्लोरोफिल में कौन सा तत्व पाया जाता है? सोडियम, नाइट्रोजन, मैग्नीशियम या फिर मैग्नीज। तो देखिए क्लोरोफिल जो होता है इसमें मैग्नीशियम पाया जाता है। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैग्नीशियम ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु प्रदूषण का सूचक कौन सा है? बताइए वायु प्रदूषण का सूचक जो है निम्नलिखित में से कौन होता है? लाइकेन है, नीला हरा शैवाल है, फंजाई है या फिर शैवाल है? तो देखिए वायु प्रदूषण का सूचक जो होता है ये लाइकेन होता है। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लाइकेन जो होता है ये वायु प्रदूषण का सूचक होता है। ऑप्शन नंबर 1 जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। पर अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और यहाँ पे जो है इस चैनल पर केवल बीपीएससी टीआरई 4.0 का ही प्रैक्टिस करवाया जा रहा है। तो आप लोग अगर बीपीएससी टीआरई 4.0 का तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके एग्जाम के लिए अच्छा क्वेश्चन जो है यहाँ पे प्रैक्टिस करवाया जा रहा है। तो आप लोग इस चैनल से जरूर जुड़िएगा। आप लोग हिस्ट्री जा करके देख सकते हैं। इस चैनल पर केवल बीपीएससी टीआरई 4.0 का ही प्रैक्टिस करवाया जा रहा है और जब तक एग्जाम नहीं हो जाएगा तब तक जो है बीपीएससी टीआरई 4.0 का प्रैक्टिस इस पे चलता रहेगा। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेप्टिक अल्सर के लिए कौन जिम्मेदार है? बताइए पेप्टिक अल्सर के लिए जो है निम्नलिखित में से कौन जिम्मेदार है? बताइए हेलिकोबैक्टर पाइलोरी है, एंटामोइबा हिस्टोलिटिका है या फिर प्लाज्मोडियम है या फिर ट्रेपैनोसोमा ब्रूसी है? तो बताइए पेप्टिक अल्सर के लिए कौन सा जिम्मेदार है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। ऑप्शन नंबर 1 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, बताइए प्लाज्मा का मुख्य घटक क्या होता है? बताइए प्लाज्मा का मुख्य घटक जो है ये क्या होता है? बताइए पानी है, प्रोटीन है, नमक है या फिर ग्लूकोज है? तो देखिए प्लाज्मा का मुख्य घटक जो होता है ये क्या होता है? पानी होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्लाज्मा का मुख्य घटक क्या होता है? पानी होता है। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, तारपीन का तेल निकाला जाता है। तो बताइए तारपीन का तेल जो है किससे निकाला जाता है? पाइन से, कोनीफर से या फिर देवदार से या फिर ज्यूनिफेरियस से? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है पाइन का तेल जो है देवदार से निकाला जाता है। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइजोम का उदाहरण कौन सा है? बताइए राइजोम का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सा है? बताइए अदरक है, आलू है, लहसुन है या फिर जिमीकंद है? तो देखिए राइजोम जो होता है इसी को हिंदी में प्रकंद कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकंद कहते हैं। और इसका जो उदाहरण होता है अदरक और क्या होता है? हल्दी होता है। तो अदरक और हल्दी जो होता है राइजोम प्रकंद का उदाहरण है। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताइए आलू जो है किसका उदाहरण है? तो देखिए आलू और ओल की बात किया जाए तो एक कंद का उदाहरण है। किसका है? कंद का। कंद को इंग्लिश में ट्यूब कहते हैं, ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। अगर बात करेगा प्याज और लहसुन जो है किसका है? तो ये सलकंद का है। किसका है? सलकंद का है। तो इससे आपके एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, चाय की पत्तियों के इलाज के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? बताइए चाय की पत्तियों के इलाज के लिए निम्नलिखित में से क्या प्रयोग किया जाता है? बताइए वायरस, कवक, जीवाणु या फिर शैवाल? तो बताइए चाय की पत्तियों के लिए निम्नलिखित में से क्या प्रयोग किया जाता है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बैक्टीरिया, जीवाणु। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताइए जीवाणु से होने वाले रोग कौन कौन से हैं? बताइए जीवाणु से होने वाले रोग कौन कौन से हैं?
तो आप लोग सुन लीजिए, टिटनेस, हैजा, टाइफाइड, क्षय रोग, डिप्थीरिया, प्लेग, काली खांसी, निमोनिया, कोढ़, गोनेरिया, सिफिलिस, ये सब जो होते हैं जीवाणु बैक्टीरिया से होने वाले रोग हैं। अगर पूछेगा वायरस से होने वाले रोग कौन सा है, तो एड्स, पोलियो, इन्फ्लुएंजा, चेचक, खसरा, रेबीज, हर्पीज, ये सब क्या होते हैं, वायरस से होने वाले रोग हैं। तो ये सब जो है आपके एग्जाम में जो है किसी एक डिजीज का नाम देकर पूछ लेता है कि ये किससे होने वाला रोग है। अगर पूछेगा परजीव से होने वाला रोग कौन सा है, तो मलेरिया, पायरिया, नींद की बीमारी, पेचिस, कालाजार, ये सब जो होता है ये परजीव से होता है, इसी को क्या कहते हैं बताइए, परजीव से होते वाले रोग हैं। कवक से होता है क्या, कवक से देखिए दाद, खाद, खुजली होता है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। कोई भी एग्जाम में आपके पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा डिजीज किससे होता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपूर्ण मानव शरीर में कितनी हड्डियां पाई जाती हैं, बताइए। संपूर्ण मानव शरीर में कितनी हड्डियां पाई जाती हैं, बताइए। 306 हड्डी पाया जाता है, 302 हड्डी, 206 हड्डी या फिर 216 हड्डी। तो देखिए संपूर्ण मानव शरीर में जो है हड्डियां जो है कितनी पाई जाती हैं, 206 हड्डी पाई जाती है। कितनी, 206 हड्डी पाई जाती है। अगर बात किया मानव शरीर जन्म के समय जो है हड्डियों की संख्या होती है 270, ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, मानव शरीर में कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं, तो बताइए मानव शरीर में कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं, बताइए। 21 पाया जाता है, 32 पाया जाता है, 46 पाया जाता है या फिर 23 पाया जाता है। तो देखिए मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या जो है कितनी पाई जाती है, 23 जोड़ी गुणसूत्र पाई जाती है। लेकिन अगर नंबर में बात करें तो 46 पाया जाता है। और 23वीं जोड़ी जो गुणसूत्र होती है उसे सेक्स क्रोमोसोम्स कहते हैं, ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, भेड़ के एंथ्रेक्स होने का कारण क्या है, बताइए। भेड़ के एंथ्रेक्स होने का कारण क्या होता है, फंजाई है, बैक्टीरिया है, एल्गी है या फिर वायरस है। तो बताइए भेड़ के एंथ्रेक्स होने का कारण क्या होता है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये जो रोग होता है ये बैक्टीरिया जीवाणु के कारण होता है। ऑप्शन नंबर सेकंड जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंथ्रेक्स जो है दुनिया भर में जंगली और घरेलू खुर वाले जानवरों में होता है, ये बात आप लोग याद रखिएगा। विशेष रूप से जो है मवेशियों में देखा गया है, जैसे भेड़, बकरी, ऊंट और मृग में जो है एंथ्रेक्स नामक रोग हो जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सेकंड जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया अधिकतम होती है, तो बताइए प्रकाश संश्लेषण जो होता है अधिकतम जो है किस कलर में होता है, बताइए। लाल रोशनी में होता है, बैगनी रोशनी में होता है या फिर नीली रोशनी में होता है या फिर हरी रोशनी में होता है। तो देखिए प्रकाश संश्लेषण जो होता है ये अधिकतम जो है ये होता है लाल रोशनी में। किसमें होता है, लाल रोशनी में होता है। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन है, कालाजार किस कारण होता है, बताइए। निम्नलिखित में से कालाजार जो है होने का कारण क्या है, बताइए। प्लाज्मोडियम है, लिस्मानिया है, ट्राइकोपाइथान है या फिर टीनिया कैप्टिस है। तो बताइए कालाजार जो है होने का कारण क्या है। तो देखिए इसका मेन कारण क्या है, लिस्मानिया है। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कालाजार को ही काला बुखार भी कहते हैं और इसी को डमडम बुखार भी कहते हैं। तो कोई भी एग्जाम में आपके पूछा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, रक्त के थक्का को जमाने में क्या मदद करता है, बताइए। रक्त का थक्का जो है जमने में कौन सा मदद करता है, श्वेत रक्त कण मदद करता है, प्लाज्मा मदद करता है, रक्त प्लेटलेट्स मदद करता है या फिर लाल रक्त कण मदद करता है। तो देखिए ब्लड क्लॉटिंग जो होता है ये रक्त प्लाज्मा के वजह से होता है। ऑप्शन नंबर थर्ड जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर आप लोगों से पूछेगा किस विटामिन से रक्त का थक्का जमता है, तो विटामिन के जो है रक्त के थक्का जमाने में जिम्मेदार है। और प्लेटलेट्स आप लोग को पता ही है, उसके बाद फाइब्रोजिन भी है, उसके बाद कैल्शियम आयन के से भी रक्त का थक्का जमता है, ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेप्सिन एंजाइम पाया जाता है, तो बताइए पेप्सिन एंजाइम जो है किस में पाया जाता है, अग्नाशय में पाया जाता है, आंत में पाया जाता है, अमाशयी रस में पाया जाता है या फिर लार में पाया जाता है। तो देखिए पेप्सिन एंजाइम जो होता है ये आमाशय में पाया जाता है। कहाँ पे पाया जाता है, आमाशय में पाया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर थर्ड जो है अमाशयी रस जो है इसका ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर पूछेगा कि पेप्सिन की जगह पे नहीं पूछ कर ट्रिप्सिन पूछ लेगा, तो ट्रिप्सिन पूछेगा कहाँ पाया जाता है, तो ये अग्नाशय में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, ट्रिप्सिन जो है अग्नाशय में पाया जाता है और पेप्सिन जो है अमाशय में पाया जाता है। पेप्सिन जो होता है प्रोटीन का पाचन करता है, ये भी बात आप लोग याद रखिएगा।
और अगर पूछेगा इरेप्सिन जो है कहाँ पाया जाता है, तो छोटी आंत में पाया जाता है। ये भी आप लोग याद रखते रहिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन आनुवांशिक है? तो बताइए निम्नलिखित में से कौन जो है आनुवांशिक है? बताइए जीन है, डीएनए है, राइबोसोमल आरएनए है या फिर आरएनए है? तो देखिए निम्नलिखित में से कौन आनुवांशिक है? तो देखिए जीन जो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट ए आनुवांशिक है, तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कोशिका का रसोई घर किसे कहा जाता है? बताइए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए कोशिका का रसोई घर जो है किसे कहा जाता है? ल्यूकोप्लास्ट को कहा जाता है, क्लोरोप्लास्ट को कहा जाता है, रिक्तिका को कहा जाता है या फिर क्रोमोप्लास्ट को कहा जाता है? तो बताइए कोशिका का रसोई घर जो है किसे कहा जाता है? तो देखिए क्लोरोप्लास्ट ऑप्शन नंबर डी जो है, ऑप्शन नंबर क्लोरोप्लास्ट जो है ऑप्शन नंबर सेकंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सेकंड क्लोरोप्लास्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, मानव कान के लिए कितनी ध्वनि उपयुक्त होती है? बताइए मानव कान के लिए कितनी ध्वनि जो है उपयुक्त होती है? बताइए 45 डेसिबल होता है, 30 डेसिबल होता है, 60 डेसिबल होता है या फिर 80 डेसिबल होता है? तो बताइए मानव कान के लिए कितनी डेसिबल की ध्वनि जो है सर्वाधिक उपयुक्त होती है? तो देखिए 60 से 70 डेसिबल जो है सर्वाधिक उपयुक्त होता है। ऑप्शन नंबर थर्ड इसका करेक्ट आंसर होगा। अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे केवल बीपीएससी टीआरई 4.0 का ही प्रैक्टिस करवाया जाएगा, तो आप लोग अच्छे से यहाँ पे क्लास ले सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, लायन फिश किसे कहा जाता है? बताइए लायन फिश जो है किसे कहा जाता है? स्टिंगरे को कहा जाता है, टेरोइस बोलिटास को कहा जाता है, कोलोफाइराइन जार्डन को कहा जाता है या फिर लोबियो रोहिता को कहा जाता है? तो बताइए लायन फिश जो है किसे कहा जाता है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लायन फिश जो है, ये बताइए किसे कहा जाता है? तो इसका ऑप्शन नंबर सेकंड जो है टेरोइस बोलिटास को ऑप्शन नंबर सेकंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, परपोषी पोषण की एक पद्धति नहीं है? तो बताइए निम्नलिखित में से कौन परपोषी पोषण की एक पद्धति नहीं है? बताइए परजीवी, प्राणिसम, स्वचालित या फिर मृत पोषी? तो देखिए परपोषी पोषण की एक पद्धति जो है यह स्वचालित नहीं होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर थर्ड जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, नींबू का डाईबैक रोग का कारण होता है? तो बताइए नींबू का डाईबैक रोग का कारण क्या होता है? बताइए तांबा की कमी होती है, सोडियम की कमी होती है, मैग्नीज की कमी होती है या फिर जस्ता की कमी से होती है? तो बताइए नींबू का डाईबैक रोग जो है होने का कारण क्या है? तो देखिए तांबा की कमी के कारण जो है नींबू का डाईबैक रोग हो जाता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा प्रोटीन साधारण प्रोटीन का एक उदाहरण है? बताइए निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन है जो साधारण प्रोटीन का उदाहरण है? बताइए फास्फोप्रोटीन है, ग्लाइकोप्रोटीन है या फिर न्यूक्लियोप्रोटीन है या फिर ग्लोब्यूलिन है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है ग्लोब्यूलिन जो है साधारण प्रोटीन का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, साइट्रस तेल निकाला जाता है? तो बताइए साइट्रस तेल जो है किससे निकाला जाता है? पाइन से निकाला जाता है, साइकस से निकाला जाता है, देवदार से निकाला जाता है या फिर सिकोया से निकाला जाता है? तो बताइए साइट्रस तेल जो है निम्नलिखित में से किससे निकाला जाता है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा देवदार जो है ऑप्शन नंबर थर्ड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वेत रक्त कणिकाओं का औसत जीवन अवधि है? बताइए श्वेत रक्त कणिकाओं का औसत जीवन अवधि जो है कितना है? 21 से 25 दिन है, 110 से 120 दिन है, 5 से 7 दिन है या फिर 30 से 35 दिन है? तो देखिए श्वेत रक्त कणिकाओं का औसत जीवन काल जो होता है ये 5 से 7 दिन होता है। कितना होता है? WBC का जो जीवन काल होता है 5 से 7 दिन होता है और RBC का जीवन काल जो होता है वह 110 से 120 दिन होता है। ये भी आप लोग याद रखिएगा। अगर पूछेगा लाल रक्त कोशिका का जो निर्माण होता है कहाँ पे होता है? तो अस्थिमज्जा में होता है। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से ऊतक का अंतरकोशीय क्षेत्र बड़ा होता है? बताइए निम्नलिखित में से कौन से ऊतक का अंतरकोशीय क्षेत्र जो है सबसे बड़ा होता है? बताइए पैरेन्काइमा का,
ओलेरेनकाइमा का या फिर स्क्लेरेनकाइमा का या फिर जाइलम का। तो बताइए निम्नलिखित में से कौन से ऊतक का अंतरकोशीय क्षेत्र जो है बड़ा होता है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है पैरेनकाइमा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दाद रिंगवर्म होने का कारण है। बताइए दाद रिंगवर्म होने का कारण क्या है। बताइए विषाणु है, कवक है, शैवाल है या फिर जीवाणु है। तो देखिए दाद इसी को रिंगवर्म भी कहते हैं। ये किसके कारण होता है, तो ये कवक के कारण होता है। ऑप्शन नंबर सेकंड जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताइए जीवाणु से होने वाले रोग कौन कौन से हैं। बताइए जीवाणु से होने वाले रोग कौन कौन से हैं। तो जीवाणु से होता है टिटनेस, हैजा, टाइफाइड, क्षय रोग, डिप्थीरिया, प्लेग, काली खांसी, निमोनिया, कोढ़, गोनेरिया, सिफिलिस। ये सब क्या होते हैं, जीवाणु से होने वाले रोग हैं। लेकिन अगर पूछेगा वायरस से होने वाला रोग कौन सा है, तो एड्स, पोलियो इन्फ्लुएंजा, चेचक, खसरा, रेबीज, हर्पीज, ये सब क्या होते हैं, वायरस से होते हैं। तो ये सब क्वेश्चन आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। देखिए सांड के शुक्राणु को रखते हैं। तो बताइए सांड के शुक्राणु को जो है किस में रखा जाता है, तरल नाइट्रोजन में, तरल हाइड्रोजन में, तरल ऑक्सीजन में या फिर तरल सोडियम में। तो देखिए सांड के शुक्राणु जो होते हैं इसको रखा जाता है तरल नाइट्रोजन में। इसमें तरल नाइट्रोजन में रखा जाता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम पर्यावरण संबंधी प्रदर्शन सूचकांक जो है कब प्रकाशित किया गया था। बताइए प्रथम पर्यावरण संबंधी प्रदर्शन सूचकांक EPI कब प्रकाशित किया गया था। 2008 में, 2002 में, 2001 में या फिर 2004 में। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है इसे प्रकाशित किया गया था 2002 में। कब प्रकाशित किया गया था, 2002 में प्रकाशित किया गया था। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है मूली एक उदाहरण है। बताइए निम्नलिखित में से मूली जो है किसका उदाहरण है। शंख रूपी मूसला जड़ का उदाहरण है, तुर्क रूपी मूसला जड़ का उदाहरण है, श्वसन मूल रूपी मूसला जड़ का उदाहरण है, कुंभ रूपी मूसला जड़ का उदाहरण है। तो बताइए मूली जो है निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है। तो देखिए मूली जो होता है ये तुर्क रूपी मूसला जड़ का उदाहरण है। तो इसका ऑप्शन नंबर सेकंड जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर बात करेगा कि गाजर जो है किसका उदाहरण है, तो गाजर जो है शंख रूपी मूसला जड़ का उदाहरण है। ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। अगर पूछेगा सलजम और चुकंदर जो होता है ये किसका उदाहरण है, तो एक कुंभ रूपी मूसला जड़ का उदाहरण है। ये भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए कौन सा एंजाइम भोजन में उपस्थित जीवाणुओं को नष्ट करता है। तो बताइए निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम है जो भोजन में उपस्थित जीवाणुओं को नष्ट करता है। बताइए टाइलिन है, लाइपेस है, इरेप्सिन है या फिर लाइसोजाइम है। तो देखिए निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम है जो भोजन में उपस्थित जीवाणुओं को नष्ट करता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी लाइसोजाइम। लाइसोजाइम जो होता है ये भोजन में उपस्थित जीवाणुओं को नष्ट करता है। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताइए मुख में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। बताइए मुख में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो टाइलिन पाया जाता है। ये भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन लैंगिक संचारित रोग है। तो बताइए निम्नलिखित में से कौन लैंगिक संचारित रोग है। बताइए हीमोफीलिया है, गाउट है, पटाउ सिंड्रोम है या फिर सिफिलिस है। तो बताइए निम्नलिखित में से कौन लैंगिक संचारित रोग है। तो देखिए सिफिलिस जो होता है ये लैंगिक संचारित रोग है और यह जो होता है जीवाणुओं से लैंगिक संचारित रोग है। ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसे कोशिका की आत्महत्या की थैली कहा जाता है। बताइए निम्नलिखित में से किसे कोशिका की आत्महत्या की थैली कहा जाता है। बताइए राइबोसोम को कहा जाता है, अंतर्द्रव्यी जालिका को कहा जाता है, गाल्जी काय को कहा जाता है या फिर लाइसोसोम को कहा जाता है। तो देखिए कोशिका की आत्महत्या की थैली जो है लाइसोसोम को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर पूछेगा प्रोटीन की फैक्ट्री जो है किसे कहा जाता है, तो राइबोसोम को कहा जाता है। ये भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए कौन सी रासायनिक घटना है। तो बताइए निम्नलिखित में से कौन सा एक रासायनिक घटना है। जल का जमकर बर्फ बनना, जलवाष्प का बनना, दूध से दही बनना, पानी में चीनी का विलयन। तो देखिए रासायनिक घटना जो है इसमें से बताइए कौन सा है,
तो दूध से दही बनना जो है यह एक प्रकार का रासायनिक घटना है। दूध से दही बनना जो है एक प्रकार का रासायनिक घटना है। देखिए, जो रिवर्सिबल होता है उसे भौतिक परिवर्तन कहते हैं और जो इनरिवर्सिबल होता है उसे रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। ये भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, रेशम किससे उत्पन्न होता है? तो बताइए, रेशम जो है निम्नलिखित में से किससे उत्पन्न होता है? बताइए, रेशम के कीड़े के अंडे से उत्पन्न होता है, रेशम के कीड़े के प्यूपा से उत्पन्न होता है, रेशम के कीड़े के लार्वा से उत्पन्न होता है, या फिर स्वयं रेशम के कीड़े से उत्पन्न होता है? तो देखिए, रेशम जो होता है यह होता है रेशम के कीड़े के प्यूपा से उत्पन्न होता है। किससे? रेशम के कीड़े के प्यूपा से उत्पन्न होता है। ये भी आप लोग याद रखिएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर सेकंड जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस रक्त वर्ग के व्यक्ति सर्वदाता यूनिवर्सल डोनर कहलाते हैं? तो बताइए, किस रक्त वर्ग के व्यक्ति जो है सर्वदाता या फिर यूनिवर्सल डोनर कहलाते हैं? बताइए, ए बी, ए, ओ या फिर बी? तो बताइए, कौन सा वर्ग है जिसको यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है? तो देखिए, ये है ब्लड ग्रुप जो है ओ जो होता है इसे यूनिवर्सल डोनर कहते हैं। ऑप्शन नंबर थर्ड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, अगर पूछेगा कि ए बी जो है, ए बी रक्त समूह जो होता है इसे सर्वग्राही कहते हैं। क्या कहते हैं? ए बी को सर्वग्राही कहते हैं और ओ समूह को क्या कहते हैं? यूनिवर्सल डोनर कहते हैं। ये आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, तने की कटाई का प्रयोग निम्नलिखित में से किसे पुनः उगाने के लिए किया जाता है? तो बताइए, तने की कटाई का प्रयोग निम्नलिखित में से किसे पुनः उगाने के लिए किया जाता है? बताइए, कपास को, केला, पटसन या फिर गन्ना? तो बताइए, तने की कटाई का प्रयोग जो है निम्नलिखित में से किसे पुनः उगाने के लिए किया जाता है? तो देखिए, गन्ना इसका ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। तने की कटाई का प्रयोग जो है निम्नलिखित में से किसे पुनः उगाने के लिए किया जाता है? तो गन्ना को उगाने के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एड्स का पूर्ण रूप क्या है? बताइए, एड्स का पूर्ण रूप क्या है? तो आप लोगों को पता होगा कि एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर थर्ड जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम जो है एड्स का फुल नेम है। ये आप लोग याद रखिएगा। अगर पूछेगा एड्स दिवस जो है कब मनाया जाता है? तो 1 दिसंबर को। कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को एड्स दिवस मनाया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर थर्ड जो है करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध के फटने पर कौन सा एसिड उत्पन्न होता है? तो बताइए, दूध के फटने पर कौन सा एसिड उत्पन्न होता है? बताइए, टार्टरिक एसिड, बटग्रिक एसिड, लैक्टिक एसिड या फिर एसिटिक एसिड? तो देखिए, दूध के फटने से जो है लैक्टिक एसिड उत्पन्न होता है। ऑप्शन नंबर थर्ड जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर पूछेगा सिरका जो होता है, सिरका में कौन सा एसिड पाया जाता है? तो एसिटिक एसिड पाया जाता है। और सिरका का फार्मूला पूछेगा तो CH3COOH होता है। ये भी आप लोग याद रखिएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर थर्ड जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संतरी किसके प्रबल स्रोत होते हैं? बताइए, संतरी जो होते हैं ये किसके प्रबल स्रोत होते हैं? कार्बोहाइड्रेट के होते हैं, वसा के होते हैं, प्रोटीन के होते हैं या फिर विटामिन के होते हैं? तो देखिए, संतरा जो होता है इसमें जो है विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है, ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। संतरा जो होता है इसमें विटामिन सी जो है प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा रोग मच्छरों से होने वाला रोग नहीं है? तो बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा रोग है जो मच्छरों से नहीं होता है? तो देखिए, यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, डेंगू बुखार, मलेरिया, फाइलेरिसिस, घेघा। तो देखिए, डेंगू जो होता है ये मच्छरों के काटने से होता है। अगर इसमें पूछेगा डेंगू जो है किस मच्छर के काटने से होता है, तो एडिज एजिप्ट मच्छर के काटने से डेंगू होता है। और मलेरिया जो होता है मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से होता है। और फाइलेरिया जो होता है एक क्यूलेक्स मच्छर के काटने से होता है। जबकि घेघा जो है यह मच्छरों के काटने से नहीं होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। घेघा जो होता है आयोडीन की कमी से होता है। ये भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, पालक के पत्ते किसके प्रबल स्रोत होते हैं? बताइए, पालक के पत्ते जो होते हैं ये किसके प्रबल स्रोत होते हैं? विटामिन ए के, आयरन के, कैरोटीन के या फिर विटामिन डी ई के? तो देखिए, पालक जो होता है
एक इसके प्रबल स्रोत होते हैं। तो ये आयरन, पालक में जो होता है ये आयरन का प्रचुर मात्रा इसमें पाई जाती है। तो इसका ऑप्शन नंबर सेकंड जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए विटामिन ए की कमी से जो होता है रतौंधी हो जाता है, और विटामिन ए का रासायनिक नाम जो है रेटिनॉल है। और विटामिन ई बताइए की कमी से क्या होता है, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दंत क्षय का कारण क्या है। बताइए दंत क्षय के कारण जो है निम्नलिखित में से क्या होता है। विषाणु संक्रमण के कारण होता है दंत क्षय, या फिर प्रदूषित जल से होता है दंत क्षय, या फिर बैक्टीरिया जनित संक्रमण से दंत क्षय होता है, या फिर वंशानुगत कारणों से दंत क्षय होता है। तो बताइए दंत क्षय का कारण क्या है। तो देखिए बैक्टीरिया जनित संक्रमण है। ऑप्शन नंबर थर्ड जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है एंटीटॉक्सिन का इंजेक्शन किसकी रोकथाम के लिए दिया जाता है। बताइए एंटीटॉक्सिन का इंजेक्शन जो है किसकी रोकथाम के लिए दिया जाता है। बताइए टिटनेस की रोकथाम के लिए, ट्यूबरकुलोसिस की रोकथाम के लिए, टाइफाइड या फिलेरियासिस के कारण। तो बताइए एंटीटॉक्सिन का इंजेक्शन जो है किसकी रोकथाम के लिए दिया जाता है। तो देखिए एंटीटॉक्सिन का इंजेक्शन जो होता है ये टिटनेस की रोकथाम के लिए दिया जाता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुख्यतः निम्न गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है। तो बताइए निम्न में से कौन सा गैस है जो ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है। इसमें बताना है जो मेन गैस है ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार को बताना है। बताइए कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, नाइट्रस ऑक्साइड है, या फिर नाइट्रोजन पर ऑक्साइड है। तो इसमें से जो मुख्य है वो बताना है। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है ये ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे ज़्यादा जिम्मेदार होता है। उसके बाद जलवाष्प होता है, फिर उसके बाद मीथेन होता है, फिर नाइट्रस ऑक्साइड होता है, फिर क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है, फिर ओजोन होता है। तो ये सब जो है क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, तो इसे आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीव जो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन बनाते हैं कहलाते हैं। बताइए वे जीव कौन से हैं जो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन बनाते हैं, उसे क्या कहा जाता है। बताइए उपभोक्ता कहा जाता है, उत्पादक कहा जाता है, विघटक कहा जाता है, या फिर परजीव कहा जाता है। तो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन जो बनाते हैं उसे क्या कहते हैं, उसे उत्पादक कहते हैं। क्या कहते हैं, उसे उत्पादक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सेकंड जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए निम्नलिखित में से कौन सा रोग विटामिन कुपोषण के कारण नहीं होता है। बताइए निम्नलिखित में से कौन सा रोग है जो विटामिन कुपोषण के कारण नहीं होता है। बताइए अरक्तता है, स्कर्वी है, बेरी है, या फिर रतौंधी है। तो देखिए अरक्तता जो होता है इसे क्या कहते हैं, इसी को एनीमिया भी कहते हैं। यह जो होता है ये कुपोषण की कमी से नहीं होता है, यह हीमोग्लोबिन की कमी से होने वाला रोग है। तो अरक्तता जो है इससे नहीं होता है। स्कर्वी जो है, स्कर्वी बताइए किसकी कमी से होता है, तो विटामिन सी की कमी से। क्या होता है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है, स्कॉर्बिक एसिड होता है। बताइए इस विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है। देखिए रतौंधी जो होता है विटामिन ए की कमी से होता है, और बेरी जो होता है विटामिन बी की कमी से होता है। ये भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन वास्तविक मछली नहीं है। तो बताइए निम्नलिखित में से कौन है जो वास्तविक मछली नहीं है। बताइए उड़न मीन है, चढ़ने वाली मीन है, फुफ्फुस मीन है, या फिर रजत मीन है। तो बताइए वास्तविक मछली निम्नलिखित में से कौन नहीं है। तो देखिए रजत मीन जो है ये वास्तविक मछली नहीं है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिल्वर फिश जो है ये वास्तव में मछली नहीं होती है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मरुद्भित्त अनुकूलन में पत्तियां रूपांतरित हो जाती हैं। बताइए मरुद्भित्त अनुकूलन में पत्तियां रूपांतरित हो जाती हैं प्रतान में, शूल में, परिणाम पर्व में, परिणाम स्तंभ में। तो देखिए मरुद्भित्त अनुकूलन में जो पत्तियां होती हैं ये शूल में परिवर्तित हो जाती हैं। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए शीत निष्क्रियता पाई जाती है। बताइए शीत निष्क्रियता जो है निम्नलिखित में से किस में पाई जाती है। बताइए मेढक में पाया जाता है, प्राइमेट्स में पाया जाता है, मछलियों में पाया जाता है, या फिर मोलास्क में पाया जाता है। तो बताइए शीत निष्क्रियता जो है निम्नलिखित में से किस में पाई जाती है। तो देखिए मेढक में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। शीत निष्क्रियता जो है किस में पाई जाती है, मेढक में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फेफड़ों का पृष्ठ क्षेत्रफल बढ़ जाता है। बताइए फेफड़ों का पृष्ठ क्षेत्रफल बढ़ जाता है रक्त वाहिनियों द्वारा, वायु कोष्ठकों द्वारा,
प्ल्यूरा द्वारा या फिर ब्रोनिक योलो द्वारा। तो बताइए फेफड़ों का पृष्ठ तनाव जो है किसके द्वारा बढ़ जाता है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वायु कोष्ठों के द्वारा जो है फेफड़ों का पृष्ठ तनाव जो है बढ़ जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सेकंड जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, किस प्रकार के कोशिका विभाजन में गुणसूत्रों के जोड़े बनते हैं? तो बताइए किस प्रकार के कोशिका विभाजन में गुणसूत्रों के जोड़े बनते हैं? माइटोसिस जिसे कहते हैं समसूत्री, मियोसिस अर्धसूत्री, एमाइटोसिस असूत्री, या फिर उपयुक्त में से सभी। तो बताइए किस प्रकार के कोशिका विभाजन में गुणसूत्रों के जोड़े बनते हैं? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मियोसिस जो है अर्धसूत्री, इसी में जो होते हैं कोशिका विभाजन में गुणसूत्रों के जोड़े बनते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर सेकंड जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इसी तरह का वीडियो देखने के लिए आप लोग चैनल से जरूर जुड़ जाइए, क्योंकि यहाँ पे बीपीएससी टीआरई 4.0 का ही जो है प्रश्न का जवाब दिया जाएगा, और आप लोगों को यहीं पे अच्छे से बीपीएससी टीआरई 4.0 का जितने भी पेपर हुए हैं प्रीवियस ईयर उन सबको करवाया जाएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।